हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मधु भल्ला। मैं अभ्यास पे आपका स्वागत करती हूँ। अब सभी बच्चों का थैंक यू अदा करती हूँ क्योंकि आप लोग वीडियो देख रहे हो और नया कुछ सीख रहे हो और आप हमें प्यार दे रहे हो। इसके लिए सबके लिए दोबारा से थैंक यू बोलती हूँ। आज मैं आपको लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री का पार्ट सेकंड करवा रही हूँ, जिसमें हम कंपाउंड को डिस्कस करेंगे और केमिकल इक्वेशन और बैलेंस करना सीखेंगे इक्वेशन को, कि बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है जी, तो चलो स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड लिखो आप। कंपाउंड्स क्या होते हैं, अगर आपको डिफाइन करना है इसको तो आप लिख सकते हो कि व्हेन टू और मोर देन टू डिफरेंट टाइप ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स कंबाइन कंबाइन यहाँ पे ठीक कर लो, यहाँ पे लिखो कंबाइन एज पर देयर वैलेंसी एज पर देयर वैलेंसी पर देयर वैलेंसी इज कॉल्ड, जहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, सच मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड कंपाउंड। ठीक है, अब जैसे देखो, पहले तो समझो कि कंपाउंड क्या होता है। देखो, एलिमेंट आपने पढ़ा है। अगर मैं ऑक्सीजन बोलूं तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन से मिलके बना है, मतलब अपने ही जैसे दूसरे एलिमेंट से मिलके बने, उसको जो है एलिमेंट बोलते हैं। मतलब ये दोनों सेम है। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो ये एन से मिलके बना है। हाइड्रोजन की बात करूं तो ये अपने ही एलिमेंट से मिलके बना है। तो ये होते हैं एलिमेंट। ठीक है, अगर मैं कंपाउंड की बात कर रही हूँ, कंपाउंड में जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि टू और मोर देन टू डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट। जैसे मान लो मैंने लिखा वाटर, वाटर का जो अगर फॉर्मूला आपसे पूछूं इसका केमिकल फॉर्मूला बताओ तो आप बोलोगे H2O। अब देखो, ये जो है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन भी आ गया, ऑक्सीजन भी आ गया, मतलब अगर इसमें एलिमेंट की बात करूं सॉरी, अगर मैं पूछूं कि इस कंपाउंड में, मतलब वाटर में, कितने जो है एलिमेंट हैं, तो आप एलिमेंट अगर इसके लिखोगे तो आप लिखोगे एक एलिमेंट किसका है, हाइड्रोजन का। ठीक है, यहाँ पे H सिंबल लिखना है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और साथ में क्या है, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। मतलब जहाँ ऐसे पूरा भी लिख सकते हो, नहीं तो इसके सिंबल के साथ इसको लिख दो। जैसे यहाँ पे लिख दिया हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, ये इसके एलिमेंट हो गए, कि इससे पता चल गया कि ये वाटर कौन से एलिमेंट से मिलके बना है। तो एलिमेंट में यहाँ पे टू नहीं लिखते। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ इसके सिंबल लिखते हैं। अगर मैं पूछती कि नंबर ऑफ एटम बताओ, नंबर ऑफ एटम्स नंबर ऑफ एटम्स एटम ऑफ वाटर, तो आप क्या लिखते, यहाँ पे मेरे को बताते कि हाइड्रोजन में, जो हाइड्रोजन है वहां पे 2 एटम है और ऑक्सीजन में कितने, 1। कैसे बताया, ये देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ क्या है, 2 है, ऑक्सीजन का कितना है, 1 है। तो आप अगर नंबर ऑफ एटम पूछे हैं किसके, वाटर के, इसका पूछा है वाटर, तो आपको सिंबल तो पता ही है कि H इज ए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में 2 एलिमेंट हो गए, यहाँ पे एटम हो गए, और ऑक्सीजन में कितने, 1। तो कहने का मतलब है, कंपाउंड जब भी लिखा जाता है एक या एक से ज्यादा से मिलके बनता है, वो होता है कंपाउंड। और अगर वो अपने ही जैसे एलिमेंट के साथ जुड़ता है उसको एलिमेंट बोला जाता है। ठीक है, अब और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने लिखा कार्बन डाइऑक्साइड, अगर मैं इसमें आपको पूछूं कि इसके एलिमेंट बताओ कि इसमें कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, एलिमेंट प्रेजेंट इन कंपाउंड, प्रेजेंट इन कंपाउंड, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान से देखो। अगर पूछा कि इनमें एलिमेंट कितने प्रेजेंट है, अब देखो कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। अब देखो एलिमेंट,
तो यहाँ पे एलिमेंट कौन से हैं? कार्बन। आप कार्बन लिखोगे, ऐसे लिख दो कार्बन, इसको सी से लिखा जाता है, एंड ऑक्सीजन। खत्म क्वेश्चन। ठीक है, ये लिख दिया। अगर मैं पूछती नंबर ऑफ एटम्स बताओ, नंबर ऑफ एटम्स मतलब किसके? एटम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के। अब देखो कार्बन यहाँ पे अकेला है, कार्बन का 1 हो गया, ऑक्सीजन के कितने हो गए? 2। ठीक है, जब एलिमेंट पूछे तो आप इसके सिंबल बताओ। अगर नंबर ऑफ एटम्स पूछा है तब आप जो इसके साथ लगा होता है वो बताना होता है। जैसे एक और करते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, अब अगर मैं एलिमेंट की बात करूं तो इसमें सोडियम भी है, सोडियम है, और इसको सोडियम बोलते हैं, यहाँ पे लिखो सोडियम। और दूसरा क्या है? क्लोरीन, इसको लिखते हैं क्लोरीन। ठीक है, ये हो गया सोडियम और क्लोरीन। उसके बाद अगर मैं पूछूं कि इसके एटम बताओ तो आप लिखोगे सोडियम का भी एक है, क्लोरीन का भी एक है। इसको ऐसे लिखा जाता है। अब जैसे ये देखो, अगर मैं लिखती NH3, ठीक है, अगर मैं एलिमेंट पूछ रही हूं तो आप लिखोगे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को हम N से लिखते हैं। एलिमेंट, एलिमेंट की बात कर रही हूं मैं अभी। तो यहाँ पे हाइड्रोजन लिखना है, तो हाइड्रोजन कितना है? मतलब ये 2 एलिमेंट से मिलके बना है। अगर एटम पूछे हैं तो नाइट्रोजन का 1 एटम है, हाइड्रोजन का कितना है? 3 एटम है। ठीक है जी, ये आपको क्वेश्चन इस तरह पूछे जा सकते हैं कि कई बार पूछा जाता है। हाँ, ये सिंबल भी पूछा जा सकता है। जैसे मान लो क्वेश्चन कैसा आता है वो मैं भी बता देती हूँ। मान लो आपको ये दे दिया, मैंने दिया मीथेन। आपको ये टेबल आपकी बुक में से मिल जाएगा। आपको मीथेन का केमिकल फॉर्मूला अगर पूछा है, क्वेश्चन देखो, केमिकल फॉर्मूला आपको बोलते हैं मीथेन का केमिकल फॉर्मूला बताओ, तो आपको पता होना चाहिए CH4 होता है। ठीक है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड पूछा है, यहाँ पे ऐसे लिखा आ जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका फॉर्मूला बताओ, तो आप ऐसे लिखोगे केमिकल फॉर्मूला। अगर वाटर पूछा है तो आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। अब अगर एलिमेंट की बात करूं, मैं यहाँ सिर्फ ई से लिख रही हूँ और यहाँ पे नंबर ऑफ एटम लिख रही हूँ, नंबर ऑफ एटम। ठीक है, अब देखो, अगर एलिमेंट पूछा है तो एलिमेंट मतलब कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, कार्बन एंड ऑक्सीजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब अगर नंबर ऑफ एटम पूछे हैं, कार्बन का 1 एटम है, हाइड्रोजन के कितने हैं? 4। इसी तरह कार्बन का कितना है? 1। ऑक्सीजन का कितना है? 2। हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन का 1। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आपको ये जो है केमिकल नेम जो है पता होने चाहिए। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, तो इसका फॉर्मूला होता है CO। तो इसमें कार्बन आएगा एलिमेंट, मतलब C लिख दो, CNO। और अगर एटम पूछा है तो यहाँ पे आप जो कार्बन है, कार्बन का 1 है, ऑक्सीजन का 1 है। ठीक है, इस तरह आपको जो है पूछे जाते हैं। अब देखो, इतना करने के बाद अब बात करते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड कैसे बनता है? ऑफ ए कंपाउंड। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड। तो इसमें क्या करते हैं हम कि सिंपली जो है रिप्रेजेंट करते हैं कि द एलिमेंट, सिंपली रिप्रेजेंट द एलिमेंट विच मेकअप, विच मेकअप द कंपाउंड, विच मेकअप द कंपाउंड, जिसमें एलिमेंट मिलके कंपाउंड बनाते हैं। इट ऑल्सो गिव अस एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स, exact number of atoms of each element that combine to make one molecule of a compound।
मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड। मैं दोबारा समझाती हूँ, ध्यान से सुनना। क्योंकि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है कंपाउंड, क्योंकि कंपाउंड की बात कर रहे हैं, जैसे मैं वाटर लिखती तो ऐसे लिखा जाता, ठीक है। तो ये दोनों मिलके एक कंपाउंड बना रहे हैं। तो एलिमेंट विच मेक अप द कंपाउंड, इट ऑल्सो गिव अस एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम। ये यहाँ पे एग्जैक्ट, हाइड्रोजन में 2 होते हैं, ऑक्सीजन में 1 होता है, तब जाके वाटर बनता है। तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट बता के तो ये कंबाइन होते हैं और ये एक 1 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंपाउंड बनाते हैं। जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, अब देखो, अगर मैं वाटर का एग्जांपल दूं तो अगर आपको इसको लिखना पड़े तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है वो किससे बना है? यहाँ पे 2 एटम किसके हैं? एटम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के हैं। एंड 1 एटम, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ये देखो, जैसे मैं यहाँ पे, ये देखो, ये सर्कल बना रही हूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, तो ये इसका फॉर्मूला बना। अगर इसी तरह मैं लिखूं कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे जो है 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें 1 एटम जो है कार्बन का है और 2 एटम जो है ऑक्सीजन के हैं। तो इसी तरह आप स्ट्रक्चर बना सकते हो इसका। यहाँ पे जो है कार्बन को बीच में रखो, ये ऑक्सीजन इसके साथ रिलेट कर दी। इसी तरह अगर मैं सोडियम क्लोराइड लिखूं, क्योंकि इसका 1 एटम होता है, तो आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन। तो मतलब ये जो है एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन बताता है कि हम इसको कैसे करते हैं। अब देखो, अगर मेरे को सोडियम क्लोराइड बनाना है, अब आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे बना है। पीछे हमने वैलेंसीज के बारे में पढ़ा था, अगर आपने वो टेबल अच्छी तरह रिवाइज किए हैं जिसमें केटाइन का टेबल भी बताया था, एनाइन का भी बताया था, अगर आपने उसको ध्यान से पढ़ा है तो आप जो है सारे क्वेश्चन कर पाओगे। अब देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का ही एग्जांपल ले रही हूँ, सोडियम क्लोराइड एक्चुअल में बना कैसे आपको पता होना चाहिए। अब देखो, अगर मैंने सोडियम, पीछे हमने पढ़ा था कि सोडियम जो है, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 281। इसको स्टेबल होने के लिए ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। अगर इसने इलेक्ट्रॉन दिया, इसके ऊपर पॉजिटिव रेडिकल आ गया, ये इसका पॉजिटिव रेडिकल है। अब जैसे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 287 है, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट मतलब लास्ट में उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए सॉरी, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसको एक की जरूरत है। तो मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। तो अगर इसने लिया है तो इसके ऊपर नेगेटिव रेडिकल आएगा। अब देखो, यहाँ पे इसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए या दिए? इसने भी एक दिया और इसने भी एक लिया। यहाँ पे जो है गिव टेक का चल रहा है। इसने दिया कितना? 1, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव साइन आया, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है, अंडरस्टूड होता है। लिखना ऐसे भी लिखा हो सकता है, ठीक है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं होती, अंडरस्टूड होता है कि 1 है। तो अब जैसे इसका मैं फॉर्मूला बताऊं, तो जैसे सोडियम लिखा और क्लोरीन लिखा, इसके ऊपर पॉजिटिव साइन, इसके ऊपर नेगेटिव साइन। तो मतलब कि यहाँ पे आप इसको जो है, जैसे यहाँ पे इसका 1 है, ठीक है, इसका भी 1 है, तो ये इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ, तो ये बन गया सोडियम क्लोराइड। ये जो नेगेटिव पॉजिटिव साइन है, ये आपस में खुद ही बैलेंस हो जाते हैं। अब जैसे देखो हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, तो मैंने लिखा हाइड्रोजन यहाँ पे और क्लोरीन। अब देखो, क्लोरीन जो है नॉन मेटल है, तो ये जो है क्या करेगा, यहाँ पे इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो ये लेगा और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसके ऊपर हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर 1 नेगेटिव। तो यहाँ पे 1, तो मैंने आपको पहले ही बोला माइनस माइनस आपस, माइनस प्लस आपस में बैलेंस हो जाते हैं। तो एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का आ गया, क्लोरीन का आ गया। अब देखो, अगर मेरे को सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखना है,
हाइड्रोक्साइड। सोडियम का फॉर्मूला होता है, इसका Na लिखा, हाइड्रोक्साइड को OH से लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे देखो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव साइन आता है, +1, और इसके ऊपर -1, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब 1 ही है, तो इसका 1 इसके साथ जाएगा, इसका, तो ये बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब एक और करते हैं, जैसे मैंने लिखा होता मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड का मतलब है, यहाँ पे लिखो मैग्नीशियम और यहाँ लिखो क्लोरीन। मैग्नीशियम इज ए मेटल, इसका एटॉमिक नंबर होता है 282, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसके ऊपर 2 पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे एक ही होता है, इसका 2 लिखोगे, इसका 1, तो यहाँ पे ऐसे बनेगा, सॉरी हाँ ऐसे, यहाँ पे 1 है ना, मैग्नीशियम इसके साथ जाएगा, क्लोरीन इसके साथ जाएगा, तो ये आपका बन गया, ऐसे साइन आएगा, ठीक है। साइन ध्यान से लगाना, मैंने पीछे में कैसे किया है, ये देखो ऐसे, इसको ऐसे लगाओ, इसको भी चेंज कर लो, बात वही है, लेकिन फिर भी आप इस तरह लगा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैग्नीशियम के साथ 1 एटम आया, तो क्लोरीन के साथ 2। अब देखो एक और बनाते हैं, प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी आ जाएगा, बट आपको पीछे वाला लेक्चर देखना पड़ेगा, जिसमें मैंने आपको सारा कुछ कराया। अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट। अब अमोनियम का फॉर्मूला होता है NH4, तो यहाँ पे 1 है, आप पीछे अगर टेबल ध्यान से किया है तो आपको समझ आएगा कि क्या है। अब यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2, ये इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ, तो फॉर्मूला बना NH4, तो आएगा ही आएगा, फिर यहाँ पे 2 कर दोगे, और साथ में कार्बोनेट 1 के साथ आया, तो ये इसका फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब जैसे कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट क्या कहता है, Ca लिखेंगे, यहाँ पे पहले इसके सिंबल लिख लो। अब देखो इसका जो है 2 बनता है वैलेंसी, इसकी वैलेंसी कितनी है, 1, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लिखो, यहाँ पे 1, कैल्शियम इसके साथ गया और ये इसके साथ आया, तो ये बन गया कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक है। ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड जो है इस तरह लिखे जाते हैं, उसके लिए सिर्फ आपको इसका टेबल पता होना चाहिए। सिल्वर क्लोराइड टेबल पता होना चाहिए, और साथ में जो है उनकी वैलेंसीज पता होनी चाहिए। पीछे वाले टेबल में मैंने कराया है आपको, अब वहां जाके चेक कर सकते हो। तो ये बन गया सिल्वर क्लोराइड, प्लस माइनस अपने आप बैलेंस हो जाते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं, ये देखो, अगर मैंने बोला है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको गिवन हो, मान लो पहले तो आपने केमिकल फॉर्मूला लिखा था, अगर मैं आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दूं, मैंने लिखा कि N2O3, तो मैं इसको बोलूं कि आप नेम ऑफ द कंपाउंड लिखो, नेम ऑफ कंपाउंड, नेम ऑफ कंपाउंड लिखो, और इसका दूसरा नाम लिखो, तो अदर नेम, इस कंपाउंड का दूसरा नाम क्या है। तो अब देखो, अगर आपने ध्यान से इसको पढ़ा होगा तभी आप लिख पाओगे। तो ये देखो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड बन रहा है, तो इसका दूसरा नाम क्या है, नाइट्रस, नाइट्रस एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो यहाँ पे इसको लिखोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर मैं इसका दूसरा नाम पूछूं तो इसको कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, कास्टिक सोडा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं बोला NH3, तो ये अमोनिया है, अमोनिया, अमोनिया है, जहां इसको नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पहले कंपाउंड लिखना है ना, नाइट्रोजन हाइड्राइड, हाइड्राइड,
तो इसका नाम अमोनिया है। इसको अमोनिया से जाना जाता है केमिस्ट्री में। उसके बाद है वाटर। वाटर का मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्साइड। इसका दूसरा नाम क्या है? वाटर। ठीक है, इसी तरह हाइड्रोक्लोरिक लिखेंगे H से, तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया। हाइड्रोजन क्लोराइड है तो इसको हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोला जाता है। ठीक है, आपकी बुक में और भी होंगे, आप इसी तरह उसको रिवाइज कर सकते हो और क्वेश्चन आपको इसी तरह पूछेंगे। जहां तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे देंगे, आपको जो है नेम ऑफ कंपाउंड लिखना है तो आप इसमें जाओगे, अगर अदर नेम पूछा है तो आप इसमें जाओगे। ठीक है, अब देखो इसमें एक और चीज की बात करेंगे। अब जो दूसरा टॉपिक इसमें हमने लिया है कि व्हाट इज ए केमिकल इक्वेशन। आप केमिकल इक्वेशन लिखते हो तो उसको कैसे लिखा जाता है, क्या मतलब है इसका, ये समझेंगे। केमिकल इक्वेशन होता है कि वो केमिकल चेंज, मतलब ए केमिकल चेंज, केमिकल चेंज एक्सप्रेस, एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस विद द हेल्प ऑफ, with the help of symbols and formulas is called a chemical equation, is called chemical equation। ठीक है, जैसे मैंने लिखा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, अगर आपको ऐसे दिया हो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, और इसको लिखा हो मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब इसको सिंबल में लिखना है, कैसे लिखोगे? मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, ऑक्सीजन होता है O2, तो यहाँ पे Mg, यहाँ पे आएगा MgO। अब देखो ये वाला पोर्शन जो इस साइड लिखा जाता है लेफ्ट साइड में, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। लेफ्ट साइड का मतलब है कि यहाँ पे ये रिएक्टेंट होते हैं, ये आपस में रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। ठीक है, इसको बोला जाता है रिएक्टेंट, इसको बोला जाता है प्रोडक्ट। अब कुछ चीजें और लिखी जाती है इसमें, क्योंकि आप लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री सीख रहे हो कि हम कैसे लिखते हैं। तो अब देखो कई बार ऐसे लिखा होता है सॉलिड, सॉलिड के साथ ऐसे एस लिखा होता है। फिर अगर लिक्विड लिखा हो तो लिक्विड के लिए स्मॉल एल यूज किया जाता है। अगर गैस फॉर्म हो रही है तो उसका सिंबल ऐसे लिखा जाता है, एरो में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अगर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहे हैं तो उसके लिए ऐसे सिंबल दिया जाता है। होप सो कि आपको ये क्लियर हुआ होगा कि हम इक्वेशन कैसे लिखते हैं। दूसरा है, अगर आपको बोला जाता है कि जहां पे ये पूछा जाता है स्केलेटल इक्वेशन, इसका क्या मतलब है? ठीक है, आप उसके लिए लिखोगे यहाँ पे ए केमिकल रिएक्शन, ए केमिकल reaction in which the number of atoms on reactant and product side is not equal, is called skeletal इक्वेशन। मतलब जैसे हमने ये रिएक्शन पीछे वाला लिखा था मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब दोनों तरफ के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एटम आपस में इक्वल होने चाहिए। अगर इक्वल नहीं है तो आपको उसको बैलेंस करना पड़ता है।
तो जब इक्वल ना हो नंबर ऑफ एटम उसको बोला जाता है स्केलेटल इक्वेशन। जैसे फॉर एग्जांपल, अब देखो मैं आपको नई चीजें सिखा रही हूँ, अब ध्यान से करना, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जैसे आप मैथ सॉल्व करते हो वैसे ही इक्वेशन सॉल्व करी जाती है बैलेंस करने के लिए। अब जैसे मैंने लिखा, अगर आपको आ जाए कि बैलेंसिंग द इक्वेशन, ये आते हैं क्वेश्चन, अभी से आप सीख लोगे तो आगे जाके मुश्किल नहीं होगी। अब देखो, अगर मैंने दिया सोडियम प्लस क्लोरीन और यहाँ पे बना सोडियम क्लोरीन, अब देखो सोडियम के एटम कितने हैं 1, क्लोरीन का कितना है 2, ये इसकी रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट, ठीक है। अभी यहाँ पे सोडियम का कितना है 1, क्लोरीन का 1, तो अब इसको प्लस करो तो ये कितना बना 1 + 2 कितना होता है 3, और ये बना 1 + 1 = 2। अब देखो, अगर हम कह रहे हैं कि नंबर ऑफ एटम की रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के आपस में इक्वल होने चाहिए, लेकिन यहाँ तो 3 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, दिस इज कॉल्ड स्केलेटल इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड स्केलेटल। कि नंबर ऑफ एटम जो है बैलेंस नहीं है। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे वो देखो, अगर यही इक्वेशन आपको आ जाए Na+Cl2 और इसको बैलेंस करना है, ये इक्वेशन दी, आप यहाँ पे क्या करो, ये देखो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ x, y लिख दो और यहाँ पे लिख दो z, ठीक है। अब मैंने ये क्यों लिखा पहले वो देखो, क्योंकि आपको जो है, आपको पता है रिएक्टेंट जो है, एटम ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ पे रिएक्टेंट इक्वल टू प्रोडक्ट होता है। अब देखो यहाँ पे सोडियम एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है, और क्लोरीन है। अब देखो सोडियम रिएक्टेंट में कितने एलिमेंट हैं, एक ही एलिमेंट है, इस 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे x आ गया। अब इसी तरह रिएक्ट प्रोडक्ट का देखो, यहाँ पे भी सोडियम के एटम कितने 1, तो ये 1 को z से मल्टीप्लाई कर दो, ये लिखा। अब इसी तरह क्लोरीन का लिखो, क्लोरीन के कितने एटम है 2, तो 2 को y से मल्टीप्लाई कर दो। और इसी तरह यहाँ पे क्लोरीन के कितने 1, 1 को z से। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखो, अगर मैं यहाँ पे सबसे लीस्ट वैल्यू डालती हूँ, लेट z = 1, z की 1 डाली तो x आपके पास कितना आ गया 1। जैसे मैथ सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू पुट कर दो तो 1 आ गया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, ये देखो यहाँ पे हमने z कितना डाला था 1, तो यहाँ पे भी डाल दो 1, तो y आपके पास आ गया 1/2, ठीक है। जो आपने निकाला है इसको यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे x y z की जगह पे अब इसको पुट करो। यहाँ पे आपने x लिखा था, x का आंसर कितना है 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। इसी तरह यहाँ पे लिखा था y, y कितना है 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे था z, z भी कितना था 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं। अब देखो ये चीज फ्रैक्शन में आ रही है, तो आप क्या करोगे, ये फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हो इस सारी इक्वेशन को, तो ये बन जाएगा 2Na+2Cl2/2 और 2NaCl, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यह बना 2NaCl2 ट्वाइस ऑफ NaCl, तो ये बैलेंस इक्वेशन आ गई, ठीक है। अभी और क्वेश्चन कराती हूँ, आपको और क्लियर होगा। अगर मैं आपको इक्वेशन दे दूं, सेकंड इक्वेशन है, ध्यान से करना। अगर मैं आपको इक्वेशन देती हूँ N2 प्लस हाइड्रोजन और ये जो है NH3, ठीक है। सेम वे आप इसमें भी यहाँ x लिख लो, यहाँ पे y लिख लो और यहाँ पे z, कहने का मतलब आपको x y z निकालना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रिएक्टेंट, एटम ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू प्रोडक्ट होता है, तो पहले जो है यहाँ पे देखो ये n है, तो मतलब यहाँ पे n और दूसरा एलिमेंट कौन सा है H वाला, ये लिख लिया। अब यहाँ पे देखो रिएक्टेंट में n कितने हैं 2 है, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x,
यहाँ पे 2x आ गया। अब यहाँ से नाइट्रोजन के देखो, यहाँ पे सिर्फ 1 है, 1 को z से इंटू कर दो, तो ये बना z। अब दूसरी इक्वेशन लिखो। अब हाइड्रोजन पे आ जाते हैं। हाइड्रोजन के कितने हैं? 2, 2 को y से कर दिया, और यहाँ प्रोडक्ट वाली साइड देखो 3 है, 3 को h से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 बना, यहाँ पे 3z। ठीक है। अब यहाँ पे लीस्ट वैल्यू मैं x की डाल रही हूँ। लेट x अगर 1 है तो ये 2 इंटू 1 हो गया, तो मतलब z आपके पास आ गया 2। ये एक आंसर आ गया, x का भी आंसर आ गया आपके पास। हमेशा 1 पुट करते हैं, कभी भी 0 नहीं पुट करना, 1 करना है। अब यहाँ पे जो वैल्यू आपने निकाली है डाल लो। आपके पास z की वैल्यू है, तो ये बन गया 2y इक्वल टू 3 इंटू 2। y यहाँ पे 6, ठीक है, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो ये 6/2, तो दैट मीन 3, तो y इक्वल टू 3। आपके पास तीनों वैल्यू आ गई, आप इस इक्वेशन में डाल दो। यहाँ पे x कितना था? 1, 1 को तो लिखने की जरूरत नहीं, ये लिख दिया। y की वैल्यू कितनी है? 3, तो यहाँ पे 3h2 आ गया। अब z वाला देखो, z कितना है? 2, तो 2NH3। आप देखो खुद चेक कर सकते हो। अगर मैंने यहाँ पे लिखा नाइट्रोजन कितने थे? 2, और यहाँ पे कितना है? 6। अब यहाँ पे करते हैं, नाइट्रोजन कितना है? 2, और यहाँ पे ये वाला 2 जो है हाइड्रोजन से भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे कितने हैं? 6। तो नंबर ऑफ एटम जो है दोनों तरफ इक्वल आ गए, तो दैट मीन दिस इज ए बैलेंस इक्वेशन। होप सो कि आपको ये वाला क्लियर होगा। एक और इक्वेशन करते हैं। थर्ड इक्वेशन है, अगर मैं दूं आपको पोटाशियम प्लस ऑक्सीजन, तो ये है पोटाशियम, ये दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे? यहाँ पे आप लिखो x, y और z, मतलब 3 चीजें आपको निकालनी है। तो यहाँ पे पहले रिएक्टेंट प्रोडक्ट आपस में होगा इक्वल, तो यहाँ पे पहले पोटाशियम के लिखो और ऑक्सीजन एलिमेंट। अब पोटाशियम का यहाँ पे कितना है? 1, ये 1 है पोटाशियम, तो इसको x से मल्टीप्लाई कर दो। इसी तरह यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2z, तो ये 2z आ गया। ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन लिखते हैं। अब ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे 2y आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल थे ऑक्सीजन के, और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे z, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट z इक्वल टू 1। तो मैंने अगर z1 डाला है, मैंने फ्रैक्शन में नहीं ले रही, x भी ले सकते हो 1, बट फिर वो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने देखा कि यहाँ z मल्टीप्लाई में आ रहा है, तो यहाँ पे 1 डाल दो, तो यहाँ पे x इक्वल टू 2 आया। अब इसमें डालो, यहाँ पे बना 2y, यहाँ z आपने 1 माना था, यहाँ पे 1 लिखो, यहाँ पे 1/2। अब जो जो निकाला है आपने उसको इक्वेशन में पुट करो। अब देखो, अगर मैं x की जगह पे कितना निकालना है? 2, तो मैंने लिख दिया 2k, प्लस y कितना है? 1/2, और z कितना है? 1, तो z को तो लिखने की जरूरत नहीं। अब देखो वापस यहाँ पे फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है, तो आप मल्टीप्लाई 2 बोथ साइड कर दो। ठीक है। यहाँ पे 2 ऑलरेडी था, तो 2 से और मल्टीप्लाई किया। ठीक है। यहाँ पे 2/2 ऑक्सीजन बनेगा, यहाँ पे 2K2O, तो ये बन गया 4K, प्लस ये 2 से 2 कैंसल, O2, और यहाँ पे 2K2O। ठीक है। ये आपकी बैलेंस इक्वेशन आ गई। ठीक है। आपको एक और करवा देती हूँ ताकि आपको आसान रहे। अगर आपको दिया है P4 प्लस ऑक्सीजन और साथ में P2O5, अब देखो यहाँ पे वापस लिखो x, y और z, दैट मीन आपको x, y, z निकालना है। तो यहाँ पे रिएक्टेंट इक्वल टू प्रोडक्ट, तो यहाँ पे P और यहाँ पे ऑक्सीजन। अब इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल देखो, रिएक्टेंट में देखो, पहले इसको चेक करो, ये 4x होगा, और यहाँ पे प्रोडक्ट में कितने हैं? 2z। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं z की वैल्यू डाल देती हूँ, जहाँ मैं यहाँ पे देखो किसकी वैल्यू डालूं, अगर मैं x की वैल्यू डालती हूँ, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं फिर बाद में डालते हैं। यहाँ पे 2y आ जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल थे,
यहाँ पे ये 5z, यहाँ पे 5z। अब यहाँ पे अगर देखो लेट x इक्वल टू 1 डाला तो ये 2z हो गया। तो यहाँ से आप z इक्वल टू 4/2, तो आपके पास z आया 2। आपके पास z की वैल्यू भी आ गई। अभी यहाँ पे वैल्यू डालो आप, यहाँ पे z की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पे अगर मैं z की वैल्यू 2 डाल रही हूँ तो 2y इक्वल टू 5 इंटू 2, 2y इक्वल टू 10 हो गया, y इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 2। तो मतलब आपके पास y की वैल्यू भी आ गई 5। अब जो जो वैल्यू आपने निकाल ली है इसको वापस इक्वेशन में पुट करो, ठीक है। यहाँ पे जो इक्वेशन आपके पास x की वैल्यू कितनी थी 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है, ये P4 आ गया। अब y कितना है आपके पास 5, यहाँ पे लिखा 5O2, और यहाँ पे z की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पे ये देखो। अगर आप चेक करना चाहते हो कि ये बैलेंस है कि नहीं है, खुद भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे लिखो 4 प्लस ये 5 को 2 से मल्टीप्लाई 10 आ गया, यहाँ पे देखो 4 और यहाँ पे 10, तो ये बन गया 14 इक्वल टू 14। दैट मीन दोनों तरफ एटम जो है बैलेंस है, तो इसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना, ठीक है। अब देखो, अगर मैं बात करती हूँ कैटालिस्ट की, कैटालिस्ट क्या होता है? कैटालिस्ट वो होता है जो विच कैन चेंज और डिक्रीज, विच कैन इंक्रीज, सॉरी, विच कैन इंक्रीज और डिक्रीज विच कैन इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब जहां तो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देगा, जहां डिक्रीज कर देगा, उसको बोला जाता है कैटालिस्ट। जैसे ये लिखा है रिएक्शन, अगर यहाँ पे Fe लिखा है तो दैट मीन ये वाला क्या है? कैटालिस्ट है। कैटालिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है, जहाँ डिक्रीज कर देता है, मतलब रिएक्शन को फास्ट कर देगा जहाँ स्लो कर देगा। अब देखो, इसमें है जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, कि केमिकल जब रिएक्शन होता है तो केमिकल रिएक्शन के बाद जो है, जैसे आप बैलेंसिंग इक्वेशन करते हो, तो मैं उसमें एक टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? जैसे देखो, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ना तो हम उसको खत्म कर सकते हैं, ना ही हम बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि यहाँ पे अगर कैल्शियम हो और ये दिया हुआ है आपको, कोई ये कैलकुलेशन दी है, इसका क्या मतलब है? यहाँ पे ये रिएक्टेंट होता है, मैंने आपको पहले ही बताया, और ये क्या होता है? प्रोडक्ट होती है, ठीक है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे जो टोटल मास है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, ये इक्वल होता है टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। अब देखो, जो कैल्शियम है उसका मास होता है 40U, ठीक है, और ऑक्सीजन का होता है 16U। ये आपको मास उसके पता होने चाहिए, तभी आप कर पाओगे। अब मैं अगर यही इक्वेशन लिखूं, प्लस ऑक्सीजन और साथ में 2CaO। अब देखो, यहाँ पे जो है कैल्शियम की वैल्यू कितनी है 40, यहाँ पे 40 रख दो, U बार लिख दो। ऑक्सीजन कितनी है 16U, यहाँ पे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कितने हैं 2, तो यहाँ पे 16U। इसी तरह 2 इंटू, अब कैल्शियम के यहाँ पे कितने हैं 40 और ऑक्सीजन के कितने हैं 16U, तो अब इनको करो 80U प्लस 32U, और ये कितना आ जाएगा 56U। तो यहाँ पे आपके पास बन गया 11
2u और यहाँ पे भी 1 1 2u। तो दैट मीन दिस इज ए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब रिएक्टेंट का मास इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट के, तब हम इसको जो है ये गिनते हैं कि ये जो है बैलेंस इक्वेशन है। ठीक है, अब देखो इसकी एक लिमिटेशन होती है, लिमिटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट है कि जब हम, लिमिटेशन है मतलब उससे ऊपर नहीं जा सकता, तो मतलब जो आप इक्वेशन लिखते हो तो वो जो है हमें, जब केमिकल रिएक्शन होता है तो वो हमें ये नहीं बताता कि कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है कि कम है। तो मतलब आप लिख सकते हो डज नॉट कन्वे द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, इसके बारे में नहीं बताता। ठीक है, सेकंड वो क्या नहीं बताता, स्पीड ऑफ रिएक्शन के बारे में नहीं बताता। डज नॉट कन्वे स्पीड ऑफ रिएक्शन, इस जो रिएक्शन की स्पीड क्या है उसके बारे में नहीं बता पाता। जो हमारी केमिकल जो रिएक्शन होता है, लिमिटेशन जो हम बोल रहे हैं, तो वो हमें ये नहीं बता पाते। केमिकल इक्वेशन, रिएक्शन नहीं, इक्वेशन, सॉरी, क्योंकि जो इक्वेशन हम लिखते हैं वो हमें ये नहीं बता पाती कि ये जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम है या ज्यादा है। ठीक है, उसके बारे में नहीं बता पाता। दूसरा कि जो रिएक्शन हो रहा है वो स्पीड से हो रहा है कि स्लो हो रहा है, उसके बारे में नहीं बता पाती इक्वेशन। दूसरा है कि जब हम किसी में भी केमिकल रिएक्शन करते हैं तो ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन वहां पे जहां तो एनर्जी एब्जॉर्ब होएगी जहां इवॉल्व होएगी। ठीक है, अब जब केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो एनर्जी इवॉल्व हो रही है जहाँ एब्जॉर्ब हो रही है, तो उसके बारे में भी ढंग से पता नहीं चलता। और दूसरा है कि कई रिएक्शन जो है, सम रिएक्शन इज एक्सप्लोसिव। ठीक है, तो यहाँ पे जो इक्वेशन आप लिखते हो वो आपको इसके बारे में क्लियर नहीं कर पाती कि वो रिएक्शन एक्सप्लोसिव है कि नहीं है। इक्वेशन इज नॉट क्लियर। ठीक है, वो नहीं ये बता पाती, ये कुछ लिमिटेशन थी। होप सो कि आपने इस चैप्टर से काफी कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप जो है अपने बच्चों के साथ ये जो वीडियो है शेयर करो, नॉलेज को आप भी गेन करो और दूसरों को भी नॉलेज जो है गेन करने में हेल्प करो। थैंक यू वेरी मच।